हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पिछली क्लास में कुछ अवस्थाएं पढ़ी थी। मैं एक बार उनको वापस रिपीट कर लेता हूँ, फिर आगे की क्लास शुरू करेंगे। कल हमने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था उसमें हमने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चार प्रावस्थाएं होती है इसकी। पहली अवस्था रजोस्त्राव होती है, दूसरी पुट्टी की अवस्था होती है, तीसरी अंडोत्सर्ग प्रावस्था होती है और चौथी ल्यूटियल प्रावस्था होती है। इनमें से मैंने आपको रजोस्त्राव प्रावस्था और पुट्टी के प्रावस्था की कुछ बातें बताई थी। ठीक है, पुट्टिकीय प्रावस्था आज थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको आगे पूरा पढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने पुट्टिकीय प्रावस्था के बारे में आपको बताया था उसको एक बार वापस बता देता हूँ। पुट्टिकीय प्रावस्था फॉलिकुलर फेज इंग्लिश में कहते हैं इसे। इस पुट्टिकीय प्रावस्था में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसके अंदर दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, इवेंट्स होते हैं। जो पहला इवेंट्स है वो होता है ओवेरी के अंदर। ओवेरी जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, अंडाशय कहते हो, इसके अंदर होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है कि इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल जो बनता है, प्राथमिक पुट्टिका। ठीक है, मैं आपको पूरा हिंदी में लिख के बता देता हूं कि सबसे पहले अंडाशय के अंदर प्राथमिक पुट्टिका बनेगी, प्राइमरी फॉलिकल जिसे आप हिंदी में कहते हो, इंग्लिश में प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राथमिक पुट्टिका से द्वितीयक पुट्टिका बनेगी, द्वितीयक पुट्टिका से तृतीयक पुट्टिका बनेगी, तृतीयक पुट्टिका बनेगी, और तृतीयक पुट्टिका से एक परिपक्व पुट्टिका बनेगी जिसको आप कहते हो ग्रेफियन पुट्टिका, ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये वाला जो इवेंट्स है ये ओवेरी के अंदर चलता है। ओवेरी के अंदर सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल बनता है और फिर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। ये सारी जो घटनाएं होती है ये अंडाशय के अंदर होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो होती है गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर। गर्भाशय में क्या होगा कि आपने रजोस्त्राव अवस्था में पढ़ा है कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो टूट टूट कर जड़कर बाहर आ जाती है। तो उसी एंडोमेट्रियम की वापस उस एंडोमेट्रियम परत की मरम्मत होती है, रिपेयरिंग होती है इस प्रावस्था में। ठीक है, इसीलिए इस प्रावस्था को प्रचुरोद भवन प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण दो घटनाएं हो रही हैं, पहली घटना अंडाशय में होती है और दूसरी घटना गर्भाशय में होती है। ठीक है, आज हम आगे इनको डिटेल में और पढ़ेंगे क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए यहां तक हमने पढ़ा। अब मैं बात करूंगा कि ये जो दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी, एक अंडाशय के अंदर और एक गर्भाशय के अंदर, ये दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाएं दो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। एक होता है FSH हार्मोन और एक होता है LH हार्मोन। ठीक है, एक एक बिंदु को आप ध्यान से सुनिए। इसको कहते हैं हिंदी में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। और इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये दोनों जो घटनाएं हो रही है ये दो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। पहला होता है FSH हार्मोन और दूसरा होता है LH हार्मोन। FSH को कहते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन और LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आप देख रहे होंगे कि FSH इसके नाम से ही पता चल रहा है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, मतलब पुट्टिकाओं के निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, FSH, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। मतलब ये जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी से जो ये ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, इनको बनाने के लिए, इनको प्रेरित करने का काम करता है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इसमें नहीं। और क्या याद रखना है कि जो ये पुट्टिकाएं हैं, ये जो फॉलिकल्स हैं, इनसे क्या होता है कि इनसे एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। एक एक बिंदु को आप ध्यान से सुनिए कि ये जो पुट्टिकाएं बनती है, इन पुट्टिकाओं से अब एक हार्मोन निकलता है, मैं आपको अलग पेन से बता देता हूं। उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। इन पुट्टिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन क्या काम करता है कि ये जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय के अंदर माइटोटिक विभाजन को प्रेरित करता है। यह हार्मोन क्या करता है कि गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर
माइटोटिक माइटोटिक डिवीजन को प्रेरित करता है। सीधा सीधा याद रखिए कि जो ये पुट्टिकाएं बन रही हैं, इन पुट्टिकाओं से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि गर्भाशय के अंदर माइटोटिक विभाजन को प्रेरित करता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परत है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परत है और प्लस इसकी जो एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिनियां का पुनर्निर्माण हो जाता है, पुनर्निर्माण होता है। तो यहां जाकर आपकी पुट्टी की प्रावस्था खत्म होती है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है कि पुट्टी के प्रावस्था के अंदर जो ये पुट्टिकाएं बन रही है, फॉलिकल्स बन रही है, इन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा कि जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय के अंदर माइटोटिक विभाजन को प्रेरित करेगा, जिससे क्या होगा कि जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत होती है और उस एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियां होती हैं, उनका पुनर्निर्माण होने लग जाता है। यहां जाकर आपकी पुट्टी की प्रावस्था खत्म होती है। अब इसके बाद में हम तीसरी अवस्था पढ़ेंगे, जिसको आप कहते हो अंडो उत्सर्ग प्रावस्था या ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो एक बार इतना सा जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे क्लास शुरू करते हैं। अंडो उत्सर्ग प्रावस्था में आपको क्या क्या याद करना है। देखिए अब आगे तीसरी प्रावस्था आती है अंडो उत्सर्ग प्रावस्था। रफ कर लो इतना, ठीक है। देखो तीसरी प्रावस्था में आपको क्या क्या बिंदु याद करने हैं, क्या क्या इसके अंदर होती है घटनाएं के अंदर, ठीक है। तीसरी प्रावस्था होती है अंडो उत्सर्ग प्रावस्था, ओव्यूलेटरी फेज, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो अंडो उत्सर्ग प्रावस्था। ये जो अंडो उत्सर्ग प्रावस्था है, तो देखो ये 14वें दिन होती है, 14वें दिन होती है। मैंने आपको बताया था कि जो रजोस्त्राव प्रावस्था रज चक्र या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन तक चलता है। इनमें से 3 से 5 दिन तक तो आपकी रजोस्त्राव प्रावस्था चलती है, 5 से लगाकर 13 दिनों तक आपकी पुट्टी की अवस्था चलती है, और फिर 14वें दिन जब भी आता है तो 14वें दिन आपकी अंडो उत्सर्ग प्रावस्था चलेगी, ठीक है। तो आप सुनिए एक बार कि अंडो उत्सर्ग प्रावस्था 14वें दिन होती है। ओव्यूलेशन कब होगा, 14वें दिन होगा। 3 से 5 दिनों तक चलती है रजोस्त्राव प्रावस्था, 5 से 13 दिनों तक चलती है पुट्टी की प्रावस्था, और 14वें दिन होता है अंडो उत्सर्ग, ठीक है। अब इस अंडो उत्सर्ग प्रावस्था में क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, तो ध्यान से सुनिए। अभी अभी आपने बताया कि मैच्योर फॉलिकल बनता है, जो परिपक्व पुट्टिका होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रेफियन पुट्टिका कहते हो आप, ठीक है। इस ग्रेफियन पुट्टिका के अंदर ये चीज पाई जाती है, इस संरचना को कहते हैं सेकेंडरी oocyte। एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिए आप, सेकेंडरी oocyte, जिसको आप हिंदी में द्वितीयक अंडाणु कहते हो, द्वितीयक अंडाणु कहते हो, ठीक है। अब क्या होगा इस अंडोत्सर्ग प्रावस्था में कि ये जो ग्रेफियन पुट्टिका है, देखो मैं पूरा लिख लेता हूं, आप फिर ये मत कंफ्यूजन मत रखना। ये जो परिपक्व पुट्टिका इसको कहते हैं ग्रेफियन पुट्टिका। इस ग्रेफियन पुट्टिका के अंदर क्या पाया जाता है, द्वितीयक अंडाणु पाया जाता है। अब जैसे ही अंडोत्सर्ग प्रावस्था आएगी तो LH हार्मोन के कारण क्या होगा, सुनना एक बिंदु को, LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या होगा कि ये जो ग्रेफियन पुट्टिका है, ये LH हार्मोन के कारण जो ग्रेफियन पुट्टिका है ये रप्चर हो जाती है, यानी फट जाती है। क्या करेगी, फट जाएगी, जिससे क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल जाता है। सेकेंडरी oocyte कहां गया, अब ये बाहर, इसी को कहते हैं अंडो उत्सर्ग प्रावस्था, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रावस्था है कि अंडो उत्सर्ग प्रावस्था 14वें दिन होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ग्रेफियन फॉलिकल है, इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो LH हार्मोन की वजह से ग्रेफियन पुट्टिका को रप्चर कर देता है, जिससे जो ये सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं, इस घटना को कहते हो आप ओव्यूलेटरी फेज या अंडो उत्सर्ग प्रावस्था। अब क्या होगा
कि जो ये अंडाणु बाहर निकला है, अब इस अंडाणु का क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, इस ओवम का फ्यूचर क्या होगा, वो पढ़ना आपको। तो आप दो बिंदु को ध्यान से सुनिए। अगर इस अंडाणु को शुक्राणु मिल जाए, ध्यान से सुनिए, इस अंडाणु को शुक्राणु मिल जाए प्लस निषेचन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी स्पर्म अवेलेबल हो जाए और फर्टिलाइजेशन भी हो जाए, तो क्या होगा, महिला के अंदर अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगला रज चक्र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि महिला गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, गर्भवती हो गई है। सुनिए, आप समझ में आ रहा कि अगर इस अंडाणु को यानी इस ओवम को अगर स्पर्म अवेलेबल हो जाए और इसके फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी हो जाए, मतलब शुक्राणु मिल जाए और निषेचन की क्रिया भी हो जाए, तो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, क्योंकि महिला क्या हो चुकी है, गर्भवती हो चुकी है। दूसरा क्या हो सकता है कि इस अंडाणु को अगर शुक्राणु नहीं मिले, यानी स्पर्म अवेलेबल नहीं है, शुक्राणु नहीं मिले तो क्या होगा, शुक्राणु नहीं मिलेंगे तो निषेचन भी नहीं होगा, और शुक्राणु नहीं मिलेगा तो ये जो अंडाणु है ये अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर आ जाता है। अंडाणु अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको अंडोत्सर्ग में याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अंडाणु जब बाहर निकलता है, यानी ये जो ओवम है, ये ओवम 24 घंटे के बीच में फर्टिलाइज होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। निषेचन होने की संभावना 24 घंटे तक अधिक रहती है। जब अंडाणु बाहर निकल जाता है ना, उसके 24 घंटे तक निषेचन की संभावना अधिक रहती है। ये बातें आपको अंडोत्सर्ग प्रावस्था में याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है कि अंडोत्सर्ग प्रावस्था 14वें दिन होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होती है। होगा क्या इसमें कि जो ग्रेफियन पुट्टिका है, ये ग्रेफियन पुट्टिका एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, जिससे सेकेंडरी oocyte जो द्वितीयक अंडाणु है ये बाहर निकल जाता है। इसको अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं। अब ये जो अंडाणु बाहर निकला है, इसका भविष्य क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, तो सुनिए, दो चीजें हो सकती है। या तो इस अंडाणु को शुक्राणु मिल जाए और निषेचन हो जाए, तो उस महिला के अंदर अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि महिला ऑफकोर्स प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। और दूसरी क्या हो सकता है कि इसको शुक्राणु नहीं मिले, और शुक्राणु नहीं मिलेंगे तो निषेचन भी नहीं होगा, तो ये जो अंडाणु निकला था 14वें दिन, ये अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर आ जाएगा। और अंडाणु जब बाहर निकलता है तब निषेचन की संभावना 24 घंटे तक यानी 24 हॉर्स तक अधिक रहती है, ठीक है। ये बातें आपको अंडोत्सर्ग प्रावस्था में याद करनी है। लास्ट अवस्था आती है जिसको आप कहते हो ल्यूटियल प्रावस्था, वो पढ़ते हैं। आप शुरू करते हैं, ठीक है। रफ कर दो इसको, देखिए। ल्यूटियल प्रावस्था 15वें दिन से 28वें दिन तक चलेगी, कुल 14 दिन चलती है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर एक पीले रंग की संरचना बनेगी जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और उस कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है जिसको आप कहते हो प्रोजेस्टेरोन। ये दो चीजें मैंने आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चौथी अवस्था की बात करें, चौथी अवस्था होती है जिसको आप कहते हो ल्यूटियल प्रावस्था। ये जो ल्यूटियल प्रावस्था है ये 15वें दिन से शुरू होती है और 28वें दिन तक चलती है, ठीक है। कुल कितने दिन तक चलती है तो अलग पेन से बता दो, कुल कितने दिन चलेगी, 14 दिन तक, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब इसमें क्या होगा कि जस्ट इसके पीछे हमने पढ़ा कि अंडोत्सर्ग प्रावस्था में जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, तो अब ग्रेफियन पुट्टिका कैसी हो गई, खाली हो गई। तो जो ग्रेफियन पुट्टिका है, देखो ये मान लो ये ग्रेफियन पुट्टिका है, ये खाली थी। अब क्या होगा कि ये ग्रेफियन पुट्टिका एक पीले रंग की संरचना में बदल जाती है, पीले रंग की संरचना में बदल जाती है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हो, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हो, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना, ये एलएच हार्मोन के द्वारा बनता है। अब ध्यान से सुनना,
कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ाने वाला हार्मोन कौन है? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना, ये वाला कॉर्पस ल्यूटियम पीले रंग की संरचना, इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, सुनिए इसके बारे में। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं, यानी गर्भावस्था नियंत्रक हार्मोन। पहली बिंदु तो ये आपको याद रखना है, गर्भावस्था नियंत्रक हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। पहली बात आपको ये याद रखनी है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला। दूसरा, अगर किसी महिला के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित नहीं होता है तो उस महिला के अंदर गर्भपात हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्भपात, एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं, इसे एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं कि अगर किसी महिला के अंदर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलता है तो उस महिला के अंदर गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, इसलिए इसे एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। किससे निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन के द्वारा बनती है? एलएच हार्मोन से। एलएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब और क्या याद रखना है कि इस अवस्था में भी कौन कौन से हार्मोन सक्रिय रहते हैं? एस्ट्रोजन सक्रिय रहता है। ठीक है, ये वापस क्या करेगा? एंडोमेट्रियम की रिपेयरिंग में भाग लेगा। दूसरा, इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन तो आपके सामने ही है, एलएच हार्मोन भी सक्रिय रहता है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये पीले रंग की एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, अंतरस्रावी संरचना है। बस यहां तक आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में याद रखना है, अंतरस्रावी संरचना है। ये भी याद रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन को गर्भावस्था नियंत्रक हार्मोन यानी प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन या एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। तो अभी तक हमने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 मुख्य अवस्थाएं थी। पहली होती है रजोस्राव प्रावस्था, दूसरी होती है पुटिकीय प्रावस्था, तीसरी होती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था और चौथी होती है ल्यूटियल प्रावस्था। इन चारों का अध्ययन कर लिया। डायग्राम आप एक बार एनसीईआरटी से देख लीजिए। मैंने आपको मेन बिंदु बता दिए कि आपको ये याद करने हैं। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे न्यू सेक्शन के साथ। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। ठीक है।